आज हम लाइट की एक प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जरा देखें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। हम तो जानते ही हैं कि लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट रे में एक बेंडिंग हो जाती है। सरफेस पे ही लाइट, यहाँ ये जो सरफेस है आपका, सरफेस पे एक बेंडिंग हो जाती है। तो इसी बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आप देखेंगे कि जो लाइट इंसिडेंट कर रही है सरफेस पे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बने उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और जब लाइट दूसरे मीडियम में गई और नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बना देता है उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो फिर आप ध्यान देंगे कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो रूल ये है कि लाइट जो है रेयर मीडियम में नॉर्मल से दूर चली जाएगी। यहाँ आपका एंगल I1 जो है एंगल R1 से छोटा हुआ। Here I1 इज स्मॉलर देन R1, क्योंकि जब भी रे आपकी डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाता है। फिर आप यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हो, प्रोपोर्शनली आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर बढ़ जाता है। ऐसे करते करते आप एक ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे पहुंचते हो जहां आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस को पकड़ के रिफ्रैक्ट होने लगा, सरफेस के पैरेलल रिफ्रैक्ट होने लगा। और यहाँ पे ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से 90 की एंगल ये बना देता है। तो इस समय ही जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो जरा हम लोग लिख लें कि व्हेन R इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री और रिफ्रैक्टेड रे आपका सरफेस को पकड़ के यहाँ आप देख सकते हैं निकल रहा है, देन एंगल I इज इक्वल टू एंगल I क्रिटिकल। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इस क्षण पे अगर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो देखें क्या मिलता है। नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, हम जानते हैं कि μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, जहां आपका μ1 जो है ना पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 वही दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो μ1 को अगर मान ले म्यू, लेट μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज म्यू। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम, या पानी जो भी है यहाँ पे आपका ये जो डेंसर मीडियम है, इट मे बी ग्लास, इट मे बी वाटर, इट मे बी एनी लिक्विड, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ2 को मान लें कि ये म्यू के बराबर है और μ1 आपका अगर एयर है, सेकेंड मीडियम एयर है, तो μ1 1 हो गया। तो अब जरा हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करें। μ2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर म्यू साइन, और यहाँ I आपका हो गया क्रिटिकल एंगल, IC इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू 1 एंड साइन R इज साइन 90 डिग्री। तो एक बड़े ही खूबसूरत सी छोटी सी एक छोटा सा एक फॉर्मूला आपको मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में। साइन I क्रिटिकल इज इक्वल टू 1, देयरफॉर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन I क्रिटिकल। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा एक रिलेशनशिप मिल गया। लेकिन अब क्या हो जब आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा देते हो। आप यहाँ देख लें, आप मेजर करके ये एंगल थोड़ी और बढ़ गई है, ये क्रिटिकल एंगल से, ये आपका जो I4 है ना, हेयर I4 इज ग्रेटर देन I क्रिटिकल। तो आप देखेंगे
कि रे अब दूसरे मीडियम में जा ही नहीं रही है। जो रे पैरेलल आ गई थी आई क्रिटिकल पे, अब ये रे उसी डेंसर मीडियम में लौट आ रही है, और इसी घटना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस चीज को जरा सा हम डिफाइन कर ले, क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें दो कंडीशन होना चाहिए, बहुत जरूरी है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, और दूसरी कंडीशन क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन द रे टर्न्स बैक इन द सेम डेंसर मीडियम, एंड दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन इसके रिवोल्यूशनरी एप्लीकेशंस हैं जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को कहां से कहां तक, और आज हम जो नए कम्युनिकेशन एरा में हैं, जहां हम एक क्षण में मैसेजेस बहुत तेजी से कहां भेज देते हैं, ये सब इस ऑप्टिकल फाइबर की ये आपकी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इसकी देन है। तो इसका एक एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही पतली वायर जिसका डायमीटर जो है वो माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है। सोच लीजिए कितनी पतली है, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, इतनी पतली अगर आप कोई पाइप लेते हैं, एंड द पाइप इज मेड ऑफ ग्लास, प्लास्टिक और क्वार्ट्ज मटेरियल, तो उसी को हम ऑप्टिकल फाइबर कह देते हैं। एंड ए बंडल ऑफ सच ऑप्टिकल फाइबर, एक बंडल आप ले लें, देन दैट इज कॉल्ड लाइट पाइप। अब ये जो लाइट पाइप है, लाइट पाइप आपके मैसेजेज को लाइट के स्पीड से ट्रांसफर करता है। तो पहले हमारा जो टेलीफोन था, हम वो इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू करते थे, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या स्पीड है। उसकी एक स्पीड है जो लाइट की स्पीड से तो काफी कम है। कई केसेज में ये 200 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चला करता है। आपकी जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स हैं, इलेक्ट्रिक वायर में जो ट्रेवल करते हैं, इनकी स्पीड थोड़ी कम है। और ईएम रेडिएशन जो कि लाइट पाइप में ट्रेवल कर सकता है, इसकी स्पीड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड फास्टेस्ट है। तो हम क्या करते हैं कि लाइट पाइप में, यहाँ ऑप्टिकल पाइप है आपकी, तो हम हमारी जो भी मैसेज है, साउंड मैसेज है, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं लाइट इंपल्सेस में। एक डिवाइस है, उसका नाम है ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स एनी मैसेज like sound or anything. This is your example. ये आपका sound example, sound message into electromagnetic radiation. एक एग्जाम्पल है लाइट, और हमें तो पता है कि लाइट हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज हाईएस्ट स्पीड एंड इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपका कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करते हैं कि ट्रांसड्यूसर से हमारे जो भी मैसेज हैं, जिनको हमें बहुत दूर भेज देना है, उसको हम पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसको हम इस लाइट पाइप के थ्रू भेज सकते हैं। तो ये मैसेज फास्टेस्ट स्पीड से जाती है। तो थोड़ा और हम इस चीज के बारे में पढ़ लें कि आपकी ये ऑप्टिकल पाइप कैसी होती है। ऑप्टिकल पाइप में हम एक ऊपर से एक ऐसे मटेरियल की कोटिंग करते हैं जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो। ऑप्टिकल पाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटी हो, और इस कोटिंग को कहते हैं क्लैडिंग। तो जैसा हम ऑप्टिकल पाइप को एक्सप्लेन करें, तो पहला एक आपका टर्म आया
cladding, the coating of optical pipe with a material having refractive index smaller than that of the optic pipe itself, optical pipe, अब यह जब लाइट जो मैसेज है आपकी, जो कोई भी मैसेज, साउंड मैसेज या किसी प्रकार की मैसेज आप जैसे ही इसमें डालते हो, यहां हमने डाला, तो ये मैसेज मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होगा और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। अब इसको ये लाइट पाइप आपकी सुरक्षित रहे, इसके लिए ऊपर से एक और कोटिंग कर दी जाती है और उस कोटिंग को कहते हैं बफर कोटिंग। तो बफर कोटिंग आपके लाइट पाइप को सेफ रखता है। ये लाइट पाइप किसी भी शेप में आप बेंड कर सकते हो। यू कैन मेक ए कर्व ऑफ इट, किसी भी शेप में बेंड कर सकते हो। अब इसमें जब लाइट जाएगी तो ये लाइट सेवरल टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए और अपने एंड पॉइंट पे पहुंच जाएगी जहां आपको ये मैसेज सेंड करना है। तो इस तरह से ये मैसेज वन प्लेस से अनदर प्लेस जाता है। और इस यूजिंग लाइट पाइप का, जो आप लाइट पाइप यूज करते हो, तो उसकी बेनिफिट क्या है? फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसमें आप देखेंगे कि जो एनर्जी, लाइट एनर्जी बर्बाद हो रही है वो नेग्लिजिबल है। टोटल ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेग्लिजिबल एनर्जी is wasted while transfer of information. अब इसमें एक दूसरी बात है कि स्पीड ऑफ ट्रांसफर इज वेरी हाई। स्पीड ऑफ ट्रांसफर is highest, which is equal to speed of light और तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक लाइट पाइप से एक समय में आप 1200-1500 मैसेजेस एक साथ ट्रांसफर कर सकते हो, जबकि इलेक्ट्रिकल वायर में एक बार में केवल एक मैसेज ट्रांसफर होता है। तो अब जैसा यहां हम देख लें, आपने देखा कि इधर से आपने एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराया है, इस डायरेक्शन से भी आप करा सकते हैं। यहां से एक दूसरी रे जा सकती है, फिर किसी और डायरेक्शन से एक तीसरी रे जा सकती है। तो एट ए टाइम आप 1200 से 1500 और इससे भी ज्यादा मैसेज ट्रांसफर कर सकते हो। सो एट ए टाइम nearly 1500 messages can be sent whereas in electrical wire
you can send only one message one time. तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी तो इसकी ये मेरिट है कि इस मैसेज की स्पीड सोच लो कितनी है। जैसे मून से आपके अर्थ पे लाइट आने में 1 मिनट के आसपास लगता है, तो सोच लो कि अर्थ के एक कोने से और दूसरे कोने तक मैसेज आने में कुछ पलों में ही आपके मैसेज ट्रांसफर हो जाएंगे अगर आपने लाइट पाइप का यूज किया है। वहीं अगर आप टेलीफोनी में इलेक्ट्रिकल वायर का यूज करते तो बहुत टाइम लगता है ये मैसेज ट्रांसफर होने में। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हो गए। अब दूसरी इसकी एक और एप्लीकेशन है, इन इंडोस्कोपी। हम अपने बॉडी के भीतर के चीजों की जानकारी और फोटोग्राफी कर सकते हैं इंडोस्कोपी की मदद से। तो इसमें हम यूज करते हैं एक लाइट पाइप की। तो लाइट पाइप के किसी 1 या 2 लाइट फाइबर में हम भीतर रोशनी डालते हैं और फिर किसी दूसरे ऑप्टिकल फाइबर में हम वहां पे एक कैमरा लगा देते हैं। इस तरह से एक तरह से रोशनी गई और दूसरे पाइप से फोटोग्राफी हो गई। तो आपके पेट के भीतर की और आपके डेलिकेट ऑर्गन की आप बाहर से ही फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन हो गया एंडोस्कोपी। ये मेडिकल लाइन में इसका हम यूज करते हैं। तो एक इसका प्रैक्टिकल, इसका नेचुरल एक एप्लीकेशन है जिसको कहते हैं मिराज। हम जानते हैं कि डेजर्ट में और जब बहुत तेज हीट हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो, तो बालों की आपकी एक प्रॉपर्टी है कि बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा हो जाता है। तो भरी दोपहरी में जब आपका बालू बहुत गर्म होता है तो उसके पास का जो मीडियम है वो रेयरिफाई हो जाता है। वहां पे मीडियम एकदम से रेयर हो जाता है और जैसे जैसे आप बालू से दूर जाओगे मीडियम आपकी फिर घनी डेंसर होती चली जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि नेचुरली एक डेंसर मीडियम और नीचे में बालू के सतह के समीप एक रेयर मीडियम बन जाता है। तो वहां पे ऊंट से लोग ट्रैवल करते हैं। डेजर्ट में आपको मालूम है डेजर्ट का जो जहाज है वो कैमल है। तो अगर कोई बंदा कैमल पे ट्रैवल कर रहा हो और दूर में कोई उसे पेड़ दिखाई पड़ रही हो, तो पेड़ से जब रोशनी चलती है डेंसर से रेयर मीडियम में, तो जस्ट अभी हमने पढ़ा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपकी आई क्रिटिकल से बड़ी हो जाए। क्रिटिकल एंगल से जैसे ही एंगल बड़ी होती है लाइट उसी मीडियम में लौटने लगती है और ये लौटती हुई लाइट जब ऑब्जर्वर के आई में जाती है तो ऑब्जर्वर को ऐसा परसीव होता है कि लाइट इसी डायरेक्शन से चली आ रही हो और तब उसे लगता है कि नीचे तो पेड़ है नहीं और नीचे से अगर पेड़ दिख रहा है तो शायद वहां पे पानी है, पानी के रिफ्लेक्शन में दिख रहा है पेड़। तो इस तरह से ऑब्जर्वर को लग जाता है कि यहाँ पे कोई पॉन्ड है, छोटा मोटा कोई वाटर बॉडी है। तो इसी नेचुरल एप्लीकेशन को हम कहते हैं मिराज। दिस इज कॉल्ड मिराज। तो ये आपका इंफीरियर मिराज हो गया। क्योंकि ये नीचे की तरफ बनता है। वहीं आपका एक सुपीरियर मिराज भी है। तो ये ठंडे प्रदेशों में होता है। ठंडे प्रदेशों में जब समुद्र में दूर से कोई शिप चला आ रहा होता है तो फॉग की वजह से ये आप देख नहीं पाते हो। चारों ओर तो फॉग है और यहाँ आप सी शोर पे हो
ओशन के शोर पे हो, दूर से शिप चली आ रही है तो आप उसको देख ही नहीं पाते फॉग की वजह से। लेकिन नीचे डेंसर मीडियम है यहाँ पे ठंडे प्रदेशों में, और ऊपर आप जैसे जैसे आएंगे वहां रेयरिफाइड हो जाता है, रेयर मीडियम हो जाता है। तो यहां से रे चली, डेंसर मीडियम से रे चली, और जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो गई, ये रे उसी डेंसर मीडियम में लौट आता है। तो आप देखेंगे कि ये इतना दूर का डेंसर मीडियम तो नहीं दिख रहा है, लेकिन सीधे ऊपर कहीं आप देखेंगे कि यहां से आपको इस डायरेक्शन में आपको शिप हवा में दिखाई पड़ती है। आपको शिप जो है समुद्र में नहीं दिखाई पड़ती, शिप आपको जो है हवा में टंगी दिखाई पड़ती है। इस घटना को कहते हैं लूमिंग। और यही है आपकी एक दूसरी मिराज जिसको कहते हैं सुपीरियर मिराज, क्योंकि ये ऊपर बन रही है। ये जो इमेज बन रही है ना, वर्चुअल इमेज बन रही है, ये हवा में टंगी हुई बन रही है। तो ठंडे प्रदेशों में समुद्र के नजदीक जब आप रहते हैं, फॉग की वजह से समुद्र में आपको नहीं दिखाई पड़ता कोई भी शिप, और वो हवा में टंगी हुई दिखाई पड़ती है, और इस घटना को कहते हैं लूमिंग, और ये है आपकी सुपीरियर मिराज। तो अब कुछ यहाँ पे आपके पास कुछ लेंसेज हैं, प्रिज्म है। ये प्रिज्म आपकी आइसोसेल्स राइट प्रिज्म है। यहाँ देखिए आप राइट एंगल बनी हुई है। तो इसमें आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करा करके, और देखिए हमने फेज में जो ऑब्जेक्ट ऐसे थी वर्टिकल थी वो हॉरिजॉन्टल हो गई है। फेज में एक 90 डिग्री का चेंज आ गया है। तो आपने जब यहां से रे इंसिडेंट कराया, आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर रे बेंट नहीं होती। अब ये रे जब यहाँ पे फॉल होती है, ये रे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से यहाँ बड़ी हो गई, ये जो एंगल है ये आपकी आई क्रिटिकल से बड़ी है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। और इसी तरह से यहां से रे आने वाली भी यहाँ पे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट जो वर्टिकल था वो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल हो गया, और एक फेज में 90 डिग्री का फर्क आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे ऑब्जेक्ट तो इन्वर्ट हो ही गया है, और जो रे इधर जा रहा था रे इधर आने लगा, और आप देखेंगे कि ये फेज में टोटल 180 डिग्री। तो इसमें जो रे इंसिडेंट कर रहा है वो डिफरेंटली कर रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो हाइपोटेनस वाली जो साइड है, जो उस तरफ से अगर आप रे इंसिडेंट कराते हैं तो फाइनली ये इमर्जेंट रे है, वो इंसिडेंट रे से 180 डिग्री पे टोटल 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पे फिर वापस आ जाएगी। वहीं आप इस तरह से अगर रे इंसिडेंट कराते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ सरफेस पे ही रिफ्रैक्शन हो गया, और ये इस सरफेस पे जो कि हाइपोटेनस तरफ का है सरफेस, उस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और आप देखेंगे कि फेज में कोई फर्क नहीं पड़ा, जिस डायरेक्शन से रे आ रहा था रे उसी डायरेक्शन पे लौट रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड हो गया। यहाँ ए बी ऊपर की तरफ से था, या ए डैश बी डैश नीचे से ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म के मदद से भी कर सकते हैं। अब जरा सा हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लें। यहाँ आपका पहला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम व्हिच क्रिटिकल एंगल इज गिवन। तो आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, तो क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लें। म्यू इज इक्वल टू 1/sin I critical. Therefore, mu is equal to sin 30 degree, 1/sin 30 degree, and this is equal to 1/2, और 1 divided by 1/2 ये आपका 2 हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 2 आ गया। और जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हो
तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम निकाल सकते हो। सिंस स्पीड ऑफ लाइट in any medium is equal to speed in vacuum, velocity of light in vacuum divided by refractive index। तो वैक्यूम में आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है स्पीड ऑफ लाइट, डिवाइडेड बाय 2, तो आपका स्पीड आ गया, स्पीड आपका हो गया 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप स्पीड निकाल सकते हैं किसी भी मीडियम में। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें। यहाँ आपका जो रे है वो डेंसर मीडियम से और रेयर मीडियम में जा रहा होता है और तभी वो सरफेस को पकड़ के ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाता है। यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर 90 डिग्री हो गई। और पता क्या करना है, इन द गिवन रे डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपको इस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है और आपको क्रिटिकल एंगल भी नहीं पता है, लेकिन ज्योमेट्री कुछ आपको बता रहा है, तो हम लोग ज्योमेट्री का यूज करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ परपेंडिकुलर आपका है 12 सेंटीमीटर जो कि इसके पैरेलल है, और इस तरह से आप बेस देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर है, तो आप ये एंगल निकाल सकते हैं। आई क्रिटिकल निकल सकता है, क्रिटिकल हम लोग निकालें। सो दिस इज इक्वल टू योर परपेंडिकुलर एंड बेस आपका कितना हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो गया √अंडर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और ये आपका 13 हो गया क्योंकि ये √अंडर 13 स्क्वायर आता है। तो साइन आई क्रिटिकल आपका हो गया 5/13। सो देयरफॉर 1/sin आई क्रिटिकल आप निकाल लें, ये हो गया आपका 13/5, और इस तरह से आप जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू 1/sin आई क्रिटिकल, और ये आपका हो गया 13/5। तो म्यू आपने निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड। तो चलिए निकाला जाए। म्यू तो मालूम ही चल गया। अब पहले क्वेश्चन में जैसे कैसे हमने निकाला था कि आपका वेलोसिटी इन मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी इन वैक्यूम बाय डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वैक्यूम में वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ एंड डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया 15/13 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। आपका कितना बच गया, 2 बच गया, तो 1.1 और समथिंग ऐसे आएगा। सो देयरफॉर इस तरह से आप वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम निकाल सकते हैं 1.1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक आध और क्वेश्चन हम लोग करें। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4.3। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है यहाँ का 4/3। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल। तो एक हम क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, हम इसका वॉल्यूम नहीं, इसका वर्टिकल सेक्शन और सेमी वर्टिकल एंगल, ये थीटा के हमें आधी एंगल निकालनी है। सेमी वर्टिकल एंगल within which the entire outside view would be confined for a fish। अब यहां से फिश टोटल आउटसाइड देख सकता है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि रे जो है ऐसे रिफ्रैक्ट हो जा रहा है। जो रे, या फिर हम इसको इस ढंग से कहें क्योंकि ये रे तो ये आपके फिश के आई में आ रहा है, तो ये जो पैरेलल रे है सरफेस के, वो इस तरफ फिश के आई में यहाँ बेंट होके चला आ रहा है, और फिश
उस चीज को देख पा रहा है। तो ये जो आपकी एंगल हो गई, यहाँ पे अगर आप एक एंगल बना लें तो ये आपकी कौन सी एंगल हो गई? ये आपकी हो गई आई क्रिटिकल। और आई क्रिटिकल आप देखेंगे, थोड़ा सा कलर हम चेंज कर ले ताकि नजर आए, ये आपकी हो गई आई क्रिटिकल। और इट इम्प्लाइज दैट आई क्रिटिकल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2। टोटल वर्टिकल एंगल थीटा है और आपको सेमी वर्टिकल एंगल थीटा बाई 2 निकालना है, यानी कि आपको आई क्रिटिकल निकालना है। म्यू दिया हुआ है। अब जब म्यू दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं आई क्रिटिकल, सिंस साइन आई क्रिटिकल that is your equal to sine semi vertical angle theta by 2, this is equal to 1 by mu, and this comes your 1 by 4 divided by 3, and this comes 3 by 4. तो आप सिंपली इसमें कर सकते हैं कि therefore semi vertical angle is equal to sine inverse 3 upon 4. तो इस तरह से ये आपके सारे क्वेश्चन हुए और आज यहीं पर पूरा होता है।